बाउंड्री का मतलब क्लियर हुआ, सिस्टम के टाइप्स क्लियर हुए, सिस्टम के बाद हम मूव कर गए थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ बल्क, डिपेंड्स ऑन बल्क। एक्सटेंसिव इंटेंसिव के बाद आ गया था हमारा स्टेट ऑफ ए सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है। स्टेट मतलब गिवन सेट ऑफ कंडीशन, स्टेट चेंज हो सकती है कैसे, प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये रिपीट करेंगे। हमने बीच में लॉज भी पढ़ लिए, जीरोथ लॉ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अब एक्सप्लेन अब और डिटेल में होंगे। फिर हमने एक वर्ड पढ़ लिया था वर्क। वर्क का एक जनरल फॉर्मूला पी डेल्टा वी है हमारा, और कल आपको वर्क में आपको बताया था 4 केसेस याद रखेंगे। केमिस्ट्री में वर्क इज माइनस पी डेल्टा वी, और फिजिक्स में ओनली पी डेल्टा वी है। और 4 जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो साइन कन्वेंशन या वर्क डन अगर कभी बाई चांस वैक्यूम कह दें, एक्सटर्नल प्रेशर 0 कह दें, फ्री एक्सपेंशन तो 0 कर देना। वर्क डन अगर उन्होंने आइसोकोरिक प्रोसेस का है तो 0 कर दीजिएगा, एंड फॉलोड बाई रिवर्सिबल प्रोसेस का है लॉग, या ये कहें रिवर्सिबल प्रोसेस का है तो इंटीग्रेट करके आएगा। एक्चुअली रिवर्सिबल प्रोसेस कोई 100% एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाइपोथेटिकल है, लेकिन चलिए आएगा तो -2.303 एनआरटी लॉग V2 अपॉन V1, और इसके कई वेरिएंट हो सकते हैं। V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली, तो इसीलिए V की जगह P लिखेंगे तो इनवर्स करके लिख सकते हैं। एनआरटी की जगह P1 V1 लिख सकते हैं या P2 V2 लिख सकते हैं। जो इस फॉर्मूले में शुरू में एनआरटी है ना, मैं ये कह रहा हूं आपसे, इस फॉर्मूले के इनिशियल में ये लिखा है W इक्वल्स टू -2.303 एनआरटी, ठीक है, लॉग V2 अपॉन V1। आप इस एनआरटी की जगह, क्योंकि ये होता है PV इक्वल टू एनआरटी, और इसकी जगह आप लिखते ही हो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो आप इनमें से कोई भी टर्म यहाँ उठा के फिट कर सकते हो। और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम में, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो आपको जो क्वांटिटी दी है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ वॉल्यूम की जगह प्रेशर गिवन हो तो P1 अपॉन P2 कर देंगे, ठीक है। अब इसे कुछ फिर ऑब्जेक्टिव में चेंज करना है तो ये माइनस साइन प्लस कर दो, और अगर ये माइनस की जगह प्लस करेंगे तो 2.303 P1 V1 लॉग P2 अपॉन P1 हो जाएगा। साइन आपने हटाया तो लॉग में इनवर्स कर दिया जाता है, तो ये वाला लास्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये था वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो। और अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल होगा तो आपको बताया था वर्क डन इन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन अलग अलग आता है, और उसमें हम एक जनरल फॉर्मूला लगा लेते हैं, दैट इज P डेल्टा V, ठीक है। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला आ जाता है -P डेल्टा V। P एक्सटर्नल प्रेशर होता है, लेकिन बाई चांस वो हमें 2 प्रेशर अलग अलग देते हैं और कहते हैं भाई वर्क डन बताओ इसका क्या है, तो आप ऐसा मत करिएगा कि उन 2 प्रेशर से वॉल्यूम निकाल लें, चेंज इन वॉल्यूम नहीं, गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अगर 2 अलग अलग प्रेशर दे रखे हैं तो इसका ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एनआरटी, दैट इज माइनस एनआरटी 1 माइनस P2 अपॉन P1 या P1 अपॉन P2, ये वाला फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। और इसमें बॉदर मत होया करिए P1 P2 या P2 P1, क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ एक साइन आपका चेंज करेगा, प्लस या माइनस, और साइन कन्वेंशन आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे। ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री में ओवरऑल आंसर आपका प्लस आना चाहिए, चाहे Q हो चाहे W हो, और बाय द सिस्टम आपका माइनस आना, ठीक है। नेक्स्ट, आज की हेडिंग का नाम है हमारा, पहली हेडिंग इंटरनल एनर्जी। कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ये उसका रिकैप था। आज जो हमें पढ़ना है इंटरनल एनर्जी पढ़ना है। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, क्या है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों, अगर कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का बेसिक मतलब ये है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं और जितने भी टाइप के अंदर एनर्जी हो सकती है, सबका एडिशन इंटरनल एनर्जी है। मतलब ये पार्टिकल यहाँ अंदर रोटेट कर रहे हैं अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। और ऑब्वियसली कुछ अपने ही प्लेस पे ट्रांसलेट या ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड के लिए आवाज बंद हुई होगी कॉल की वजह से,
चलिए फिर से सुन लीजिए, इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है। कोई एक सिस्टम है एट रेस्ट, मतलब सिस्टम की कोई अपनी काइनेटिक एनर्जी वैसे नहीं है। अब वो जो सिस्टम है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स में बहुत सारे एनर्जीज हो सकती हैं। मतलब ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक, मतलब जितनी भी एनर्जी हो सकती है, इन सारी एनर्जीज का अगर हम सम लेंगे तो ये वाली एनर्जी आपकी आएगी इंटरनल एनर्जी। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी को ई से या कई जगह यू से डिनोट कर दिया जाता है, बोथ आर सेम, ठीक है। और इस इंटरनल एनर्जी को बेसिकली हम क्या कहते क्या है, इट इज समेशन है। ऐड कर लो, किसे ऐड कर लो, जितनी भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वाइब्रेशनल हो, रोटेशनल हो, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, जितने भी टाइप की एनर्जी इसके अंदर हो सकती है, और कितनी की, आई इक्वल्स टू 1 to n, मतलब मान लिया कि नंबर ऑफ पार्टिकल आपके n तक है, और जितने भी टाइप की एनर्जी है, इन सब का सम इंटरनल एनर्जी है। बस आपको एक्सटर्नल वर्ड से बचना है। यहाँ एक्सटर्नल कहने का मतलब मेरा है ग्रेविटेशनल एनर्जी, एनर्जी बाय ग्रेविटेशनल पुल इन्वॉल्व नहीं है। तो कुछ लोग उसे पोटेंशियल एनर्जी भी कह देते हैं, बात वही है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, मैंने रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये लिखा है, एनर्जी बाय ग्रेविटेशनल पुल नहीं है। बस कितना ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, तो एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं करनी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी? It is sum total of all kinds of energies possessed by all the molecules in a system. लिख रहे हो? It is sum total, ये total आएगा, it is sum total of all kinds of energies, जितनी भी तरह की energies हो सकती हैं, it is sum total of all kinds of energies possessed by all the molecules, possessed by all the molecules of a system. एक मॉलिक्यूल में जितने, एक सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन सबकी एनर्जीज का सम ये कहलाता है इंटरनल एनर्जी। इट इज सम टोटल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी possessed by all the molecules of a system। और चाहे नोट करके चाहे अलग से लिख लीजिए, एनर्जी बाय ग्रेविटेशनल पुल इज नॉट इंक्लूडेड, ग्रेविटेशनल पुल की एनर्जी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, किसी सिस्टम की कोई कहे इंटरनल एनर्जी बता दो तो नहीं पता है, ठीक है। तो वी कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। कोई भी तरीका नहीं है कि एक सिस्टम में जितने पार्टिकल हैं उन सारे पार्टिकल की हम एनर्जी बता पाए। तो हम इन जनरल कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी, ठीक है, डिटरमाइन। किसी भी तरीके से हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नहीं बताते हैं, एक सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो फिर हम बताते क्या है बच्चों, हम बताते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी एक सिस्टम है, ये स्टेट 1 में है, बाद में ये स्टेट 2 में आ गया, ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में जब आया तो वो जिस भी प्रोसेस से आया वो हमें पता है, और इसकी ये अंदर की एनर्जी E1 नहीं पता, ये एनर्जी E2 नहीं पता, लेकिन ये जो चेंज है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वी कैन डिटरमाइन द चेंज, क्योंकि चेंज हम खुद ही लाए हैं तो हमें चेंज के बारे में पता है। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी कितनी शुरू में थी कितनी बाद में थी वो नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है, चेंज। तो पॉइंट क्या आ गया, आपने लाइन क्या लिखी है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एनी मेथड, ओके, इट कांट बी डिटरमाइंड, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड और यूज। हम जितने भी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे बेटा, आप क्या निकालेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सिंपल एग्जांपल से समझो क्या कहना चाहते हैं। सिंपल एग्जांपल ये है कि सपोज आपको ये एक पर्स पड़ा हुआ मिला है जिसमें बहुत पैसे हैं, ठीक है, ओहो गलत हो गया, ठीक है, फिर से देखो, ये पर्स पड़ा मिला जिसमें बहुत पैसे हैं, वो जेंट्स बन गया था ना, उसमें कहाँ पैसे होते, इज इट क्लियर। ये वाला पर्स आपको पड़ा मिला, इसमें बहुत पैसे हैं, कितने हैं कि गिन नहीं पा रहे हो, कितने हैं क्या है। लेट सपोज आपने इसके अंदर देखा क्या है, कुछ लेट सपोज कुछ चमकने वाली चीजें हैं, मे बी गोल्ड हो, और कुछ और चीजें दिख रही है, मे बी डायमंड हो, कुछ आपको डॉलर टाइप की चीजें दिख रही हैं, तो हो सकता है वो डॉलर्स ही हो, ठीक है। कुछ इंडियन करेंसी के नोट दिख रहे हैं जिसमें लिखा है 1 लाख रुपी, और यहाँ पे लेट सपोज शाहरुख खान का फोटो बना है, तो भैया ये क्या 1 लाख करेंसी नहीं, ये नकली नोट भी हो सकते हैं। लेकिन इन टोटल बहुत सारी चीजें, और इसमें आपको कुछ एक 10 रुपए का नोट भी दिख गया है, या लेट सपोज 2 रुपए का एक नोट भी दिख गया है, सिक्का दिख गया, वॉट एवर। तो इस पर्स में कितने एक्चुअल पैसे क्या पता यार,
अगर बाई चांस ये डॉलर भी है तो डॉलर के रेट भी फ्लक्चुएटिंग है, गोल्ड या डायमंड था तो वो भी फ्लक्चुएटिंग है, और अगर बाई चांस था भी डायमंड गोल्ड ये वो, तो या रेट फिक्स भी है, तो ये क्या गारंटी है डायमंड है। हम सोच के तो गए थे डायमंड होगा, निकला वहां जाके कांच, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस पर्स की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी नहीं पता भैया कितनी, लेकिन लेट सपोज इसमें से हमने ये जो 2 रुपए दिख रहे थे ना, हमने ये निकाल लिए और खर्च कर दिए। ओके, हमने इस 2 रुपए को निकाल के खर्च कर दिया और बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी है। अब पर्स में कितने पैसे, अब भी नहीं पता कितने, पहले कितने थे तब भी नहीं पता कितने थे, दोनों में अंतर कितने का ये पता है, ये पता है 2 रुपए का अंतर है, और 2 इसमें कम है ये भी पता है क्योंकि हमने निकाले हैं। तो हमें जो चीज हमारे सामने हो रही है वो तो ही पता है ना, ये यहाँ से यहाँ कैसे आया, इस स्टेट से कैसे आया, हमने जब स्टेट बदली तो 2 रुपए का नोट या वॉट ये करेंसी हटाई थी, तो इन दोनों में जो चेंज है वो हमें पता है। तो यही पॉइंट हम यहाँ केमिस्ट्री में लगाएंगे कि जो प्रोसेस होगा उसके बारे में हमें पता होगा, तो इसलिए हम चेंज निकाल लेंगे, बट वी डू नॉट डिसाइड और डिटरमाइन, हम क्या नहीं निकालते, इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू। तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज सम टोटल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी possessed by a system, by all the molecules in a system। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आया बच्चों कि एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब भी कहीं यूज करेंगे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी यूज करेंगे, एग्जैक्ट नहीं निकालेंगे। थर्ड पॉइंट, इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, आई होप सो आपको मालूम है ना। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, स्टेट फंक्शन इज पाथ इंडिपेंडेंट, यानी इंटरनल एनर्जी अगर आप लेट सपोज उन्होंने ये कहा है कि पीवी ग्राफ है और वॉट और उन्होंने कहा हम इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आए हैं इस पाथ से या इस पाथ से, ठीक है, और ऑब्वियसली ये वाला जो पाथ आपको दिख रहा है शायद बॉयल्स लॉ वाला दिख रहा हो वॉट और एक ये पाथ दिया है, तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 ए बी और सी तीन पाथ से आए, तो उन्होंने कहा बताओ भाई इंटरनल एनर्जी किस पाथ की ज्यादा होगी या किस पाथ की कम होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, तीनों पाथ की सेम होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो ये स्टेट पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं। तो इस पाथ की इंटरनल एनर्जी इस पाथ की या इस पाथ की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो अगर कोई एक सिस्टम पॉइंट ए पे है, इसे पॉइंट बी तक लाए हम इस पाथ से, इस पाथ से पाथ नंबर 1 से हम इसे ए से बी में ले गए और बी से ए हम यहाँ इस पाथ से ले आए, लेट सपोज बी से ए तक हम सेकंड पाथ से ले आए, इज इट क्लियर। तो क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन फर्स्ट पाथ प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन सेकंड पाथ इज इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है या गलत है, क्लियर है, बोलो। ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक सिस्टम पॉइंट ए या स्टेट ए में था, उस स्टेट ए से स्टेट बी तक लाया गया किसी एक पाथ से जो कि आपको डायग्राम में शो है, उसके बाद वो वापस स्टेट ए में ले गया है किसी दूसरे पाथ से, उस पाथ से नहीं किसी दूसरे पाथ से। पहले पाथ की चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E1 था, दूसरे पाथ की चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E2 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 मतलब इसका चेंज और इसका चेंज का सम 0 होगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने क्या कहा है, जो आपको ये वाला पॉइंट कहा है बस उसको पूछने का तरीका बदला है। यहाँ बच्चे हमने क्या कहा था आप समझ ही गए हो, यहाँ हमने कहा था इट इज ए स्टेट फंक्शन दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो वो इस पाथ से आया और लौट के किस पाथ से, क्या क्या लेना देना यार, किसी पाथ से जाए लौट के वापस वहीं आ रहा है ना, और अगर वो लौट के वहीं आ रहा है तो इंटरनल एनर्जी वही हो जाएगी। और आपको पहले ही पढ़ा है साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है, इसलिए दोनों पाथ का सम यानी फाइनल वैल्यू तो 0 ही आनी है, तो दोनों पाथ का सम 0 आएगा ही आएगा, इज इट क्लियर। और अगर कोई बच्चा ये भी कह देता कि क्या यहाँ की इंटरनल एनर्जी चेंज और यहाँ की इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर है, तो 100% बराबर है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है पाथ कौन सा है। हाँ ये बात सही है, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, क्यों प्लस और माइनस होगा, इट इज अ कॉमन सेंस, एक बारी सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही होगी एक बारी जा रही होगी, तो कोई भी एक प्लस होगा कोई भी एक माइनस होगा, बट द डिफरेंस इज ऑलवेज 0। तो ये जो मैंने किया है ये क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा है, या इस पॉइंट का अगला पॉइंट बोला है कि साइक्लिक प्रोसेस में
चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। इट इज साइक्लिक प्रोसेस, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ का क्या आएगा, जीरो। तो आपने लास्ट पॉइंट लिखा है इट इज अ स्टेट फंक्शन, उसे आगे लिखें दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट, therefore in cyclic process its change will be zero. It is a state function, path independent, therefore in cyclic process its change will be zero. It is state function, path independent, therefore in cyclic process its change will be zero. तो ये वाला क्वेश्चन जो अभी बताया चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए। बच्चों अगला पॉइंट बोलने से पहले आपको बता दूं, आज शाम को 5 to 6 जो बैच मेरा 11th का ही चल रहा है, उसमें भी कई बच्चों का कहना था और कई गार्जियंस का भी आया कि केमिकल बॉन्डिंग 3-4 बार ही हो गया कुछ बच्चों का और अच्छी तरीके से हो गया है, और स्कूल में कुछ आगे के चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जाम में। तो कुछ बच्चों के यहाँ इक्विलिब्रियम चैप्टर स्कूल में आ रहा है, कुछ बच्चों के यहाँ रेडॉक्स आ रहा है। तो मैंने आज के मैसेज में भेजा है, जैसा आप लोग डिसाइड करोगे मैं वही स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको उस क्लास में एटलीस्ट एक बार ही बताना पड़ेगा क्या करना है। तो आप में से किसी ने अगर मैसेज ना देखा हो तो अपना सोच लीजिएगा, इन दोनों में से एक टॉपिक हमें शुरू करना है, ठीक है। ऑब्वियसली बाद में भी होगा, हर बैच में होगा, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम में आ रहा है एंड दे हैव एम्पल ऑफ टाइम, इनफ टाइम कि वो 2 टॉपिक कर सकते हैं, इतना उनका बेस अच्छा हो चुका है कि वो 2 कर सकते हैं। तो आप उस बैच में आ जाइएगा, उस बैच में भैया जो प्रेजेंट होगा उसी के हिसाब से काम होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप अभी मुझसे कह दें कि देखो उस समय तो हम हैं बिजी, अब उस समय तो हम ऑनलाइन आके भी तुम्हें ये नहीं बताएंगे क्या करना है। तो आप उस समय ऑनलाइन आके 1 मिनट के लिए चाहें और उसके बाद चाहे रिकॉर्डिंग देखते रहिएगा। मैंने बच्चों से कहा था रेडॉक्स कर लो क्योंकि इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, विद इन अ वीक खत्म भी हो जाएगा। लेकिन बच्चों का कहना था रेडॉक्स सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, नहीं आ रहा, अभी ये करा दो। तो मैंने कहा 1 दिन का टाइम दो, सारे बच्चों को कह दे रहा हूँ, आप लोग भी अपनी राय रख लीजिएगा वो भी, और शाम 5 to 6 वाले ऑनलाइन क्लास में आज एक नया चैप्टर, ठीक है। नाउ लौट के आओ, हमने लास्ट पॉइंट लिखा है इट इज ए स्टेट फंक्शन। अगला पॉइंट लिखें इट इज या चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा ई जो होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बच्चों आप समझ ही गए हो, अब बार बार नहीं बोलना है। ये वो प्रॉपर्टी है जो बल्क पे डिपेंड करती है, दैट इज अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो अगर 10 मोल के लिए निकालना है इंटू 10 कर देना, 1 मोल के लिए निकाला है तो इंटू 1 कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन अब वही है, थोड़ा थोड़ा साथ में सोचते चलिए तो आ जाएगा। जो आइडियल गैसेस होती है ना, आइडियल, तो उन आइडियल गैसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जब आइडियल गैस की बात करते हैं तो इट इज अ कॉमन सेंस, आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो माना है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो माना है तो अब वॉल्यूम का या प्रेशर का इम्पैक्ट नहीं सोचना होता। तो इन केस ऑफ आइडियल गैस the change in internal energy is a function of temperature only, मतलब depends on temperature only। पॉइंट करके लिख लीजिए, in case of ideal gas change in internal energy is function of temperature only। in case of ideal gas, ये अभी प्रूफ भी हो जाएगा 1 मिनट में, ऐसा कुछ है नहीं। in case of ideal gas change in internal energy is change in internal energy delta E is function of temperature only। good। अब बच्चों रियल गैस के लिए क्या है, तो वहां टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए वहां हम कहते हैं टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। और आइडियल गैस के लिए हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा ई या यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। एक छोटा सा फॉर्मूला, ये अभी प्रूफ भी करा दूंगा। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला आ गया, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। व्हाट इज सी वी? सी वी का क्या मतलब है यहाँ, ये कहलाता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये क्या होता है, ये अभी पढ़ा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, इसके बाद पढ़ा दूंगा, पहले डेल्टा ई वाले टर्म को खत्म कर ले। एंड ऑब्वियसली व्हाट इज डीटी? चेंज इन टेम्परेचर है। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो आइडियल गैस के केस में ये आता है NCVD, ठीक। ये 1 मिनट बाद प्रूफ करता हूँ, NCVD। नाउ अब हम अगर
अगले पॉइंट को देखें तो वो बेसिकली इसको प्रूफ करने के लिए मैं बता रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। ओके, मान लो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं बेटा, ये एक सिस्टम है और ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम यानी प्रोसेस हो गया आइसोकोरिक। तो बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है, आइसोकोरिक याद आ गया आपको, दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा वी जीरो। और आइसोकोरिक प्रोसेस में मैंने इसे क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट अंदर गई, तो ऑब्वियसली वर्क हुआ ही हुआ होगा। ये जो हीट अंदर जाएगी ये वर्क करेगी, कितना वर्क करेगी, डब्ल्यू वर्क बाहर निकल जाएगा। और ये दोनों एग्जैक्टली इक्वलेंट अपोजिट होंगे। ऐसा क्यों कहा मैंने इक्वलेंट अपोजिट होंगे? एक बार चेक करें क्या सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। नहीं सॉरी, गलत कह रहे हैं, सॉरी, मेरे को ये कहना था आइसोकोरिक है तो वर्क डन तो क्या हो जाएगा, जीरो। आइसोकोरिक है, सॉरी, आइसोकोरिक है तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट अंदर गई, वर्क हुआ ही नहीं, वर्क हुआ ही नहीं, तो यानी सारी की सारी हीट अंदर के अंदर ही रह गई। तो जितनी भी हीट अंदर आई उसने किया क्या, उसने वर्क ना होने की वजह से खाली और खाली इंटरनल एनर्जी चेंज की। इसीलिए मैंने तुम्हें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले पढ़ा दिया, अब थोड़ा आसान लगेगा मुझे और आपको। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा एक जनरल फॉर्मूला था, ठीक है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और यहाँ डब्ल्यू का मतलब वर्क डन है। और मैंने कहा वर्क डन की जगह पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, और क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो हो गया और डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू बचा। यानी क्या वर्ड आया जरा चेक करो, इसको क्यू वी कह देते हैं सिंपल करने के लिए। व्हाट इज क्यू वी, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बस इतना दिमाग में आ गया, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नॉट इन्वॉल्व इन वर्क डन, वर्क डन में इन्वॉल्व ही नहीं है। दैट मीन्स हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज टोटली यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी। तो जितनी भी आप हीट सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वही क्या होगी उसकी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन यहां से बन गई कि व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज द हीट सप्लाइड और द हीट चेंजेस। कभी हीट अंदर आ रही होगी कभी बाहर, तो हीट चेंजेस कह सकते हैं। इट इज द हीट चेंजेस इन द आइसोकोरिक प्रोसेस। तो जब भी आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा होगा तो उस समय का जो हीट चेंज होगा दैट विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लिख लीजिए पॉइंट करके, ऐसे ही लिखिएगा पहले, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस दैट इज डेल्टा V इक्वल टू जीरो, देयरफॉर P डेल्टा V और वर्क डन इज जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, डेल्टा V इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर P डेल्टा V जीरो और वर्क डन इज जीरो। तो हमारा वर्क डन जीरो है। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट LTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और अभी हम कह ही चुके हैं ये W जीरो है, तो डेल्टा U इक्वल्स टू क्यू बचा, और यहाँ Q के नीचे V लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया W इक्वल टू जीरो। उसका रीजन हम बोल चुके हैं, ये आइसोकोरिक प्रोसेस। अब अगली लाइन में लिख लीजिए इसे, क्या लिखेंगे, हीट चेंज heat changes at constant volume. Heat changes at constant volume is change in internal energy. तो आप ये ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे दे रखा है कांस्टेंट वॉल्यूम का हीट चेंज कितना है, तो उसका आंसर आ गया हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डन, मिटा दूं, फिर से बोलो। कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी आप रिएक्शन कर रहे हैं, N2 + 3H2 = ट्वाइस NH3 रिएक्शन हो रही है। अब वो जब रिएक्शन हो रही है उस समय कंटेनर बंद है, यानी वर्क डन नहीं होगा, वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब जब ये रिएक्शन हो गई तो कुछ ना कुछ तो हीट एब्जॉर्ब या एवॉल्व हुई, जो भी हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई है वो ये है।
रिएक्शन कराने की, ठीक है। ये कहला रही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब बेटा इसमें पहले वो जो सीवी वर्ड आया था उसको थोड़ा बता देता हूँ, जिससे कि अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा क्या था सीवी, ठीक है। तो ये जो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है स्मॉल सी स्मॉल वी, ठीक है। स्मॉल सीवी ये वर्ड है, एक कैपिटल है, साइन में थोड़ा सा अंतर है। तो स्मॉल सीवी कहलाता है बेटा, इट इज हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट इज हीट? ठीक है, heat capacity at constant volume, ठीक। बच्चों ये डेफिनेशन है कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसका लेट सपोज आपके पास 1 ग्राम है, ठीक है, पानी मान लो, क्योंकि आइडियल डेफिनेशन वहीं से आई थी। और इसके 1 ग्राम सब्सटेंस को आपने ले लिया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 1 ग्राम सब्सटेंस है आपका, और बच्चों काहे पे है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम इसे एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी देने के बाद हम इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि आइडियली 14.5 डिग्री ऑफ वाटर से 15.5 करके देखा गया था, जो डेफिनेशन बनी है। तो अभी आपको ये वैल्यू नहीं याद करनी, बस आपको ये याद रखना है कि कितनी हीट हम देंगे, कितनी हम एनर्जी देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम हम कितनी एनर्जी देंगे 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए फॉर 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। अगर 1 ग्राम सब्सटेंस हमारे पास है और उसका 1 डिग्री से हमें टेम्परेचर चेंज करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, बंद डब्बे में रखा है, थर्मोमीटर लगा दिया है, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो एनर्जी देंगे वो कहलाएगी आपकी, दैट एनर्जी इज नोन एज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बच्चों व्हाट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम? डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप इसकी? समझ में आ गया? इट इज द हीट चेंजेस, या हीट रिक्वायर्ड कह दो, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख लीजिए, ज्यादा बेटर है। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑब्वियसली जब मैंने रिक्वायर कह दिया तो रेज आएगा, to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree centigrade। by 1 डिग्री कहिए, क्योंकि चेंज तो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन बात बनी आएगा। तो इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री से चेंज करने के लिए। अब इस डेफिनेशन को जब 2-3 बार पढ़ोगे और न्यूमेरिकल सोचोगे तो अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा दिमाग में। क्या है? मान लो मैंने 50 जूल हीट दी, सपोज 50 जूल हीट दी, 5 ग्राम सब्सटेंस लिया था, 5 ग्राम सब्सटेंस में 50 जूल हीट दी है, और टेम्परेचर चेंज हो गया है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए 3 डिग्री से, ठीक है। तो अब जरा दिमाग लगाना, 3 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करने के लिए 50 जूल, तो 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करने के लिए 50/3, ठीक है। और ये तो 5 ग्राम सब्सटेंस के लिए है, तो 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए 1/5 और आया। यही तो आया। फिर से सोचना क्या मैं वैल्यूज कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैंने 50 जूल हीट दी थी एट कांस्टेंट वॉल्यूम 5 ग्राम सब्सटेंस के लिए, उसका मास 5 ग्राम था, और जो टेम्परेचर चेंज हुआ था वो चेंज हो रहा था कितना? डेल्टा टी 3 डिग्री। तो 3 डिग्री के लिए इतनी हीट, समझ में आ रहा? 3 डिग्री के लिए इतनी हीट। फिर मैंने 1 डिग्री किया तो ये जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। 1 डिग्री के लिए इतनी हीट, और ये तो 5 ग्राम लिया था, या मैंने m ग्राम लिया था, तो अगर 1 ग्राम लूंगा तो वो भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। m ग्राम के लिए इतनी हीट तो 1 ग्राम के लिए इतनी हीट। और ये कहलाएगी क्या? ये क्या कहलाएगी? क्या ये जो आंसर आया ये क्या कहला रहा है? इट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी, जिसे स्मॉल cv से लिखा था। अच्छा बेटा आप जरा दिमाग लगाओ, क्या मैं इसे ये कह सकता हूं QV इज इक्वल टू, ये QV है, इज इक्वल टू, ये उधर ले गया तो ये आ गया m CV स्मॉल c स्मॉल v dt। ये आ गया नहीं आ गया फॉर्मूला?
QV इज इक्वल टू mCV dt। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि 1 ग्राम के लिए बेटा 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए हम जो भी हीट देंगे वो कहलाएगी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये फॉर्मूला है। डन ना, अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अगली डेफिनेशन और ये सेम है उसे समझ लो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका आया, या जिन्होंने ये अभी डेफिनेशन लिख ली है कॉपी में वो इस फॉर्मूले को चाहे तो डिराइव करके, डिराइव मतलब समझ के लिखें, या डायरेक्ट लिख चुके होंगे कि ये हमारी हेडिंग थी हीट कैपेसिटी स्मॉल सी और वी, और ये इसका आंसर आया है दैट इज एम सीवी dt इज इक्वल टू QV, ये आया है। डन। अगली हेडिंग का नाम है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, वो देखो स्मॉल सीवी था, ये कैपिटल सीवी है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसे कैपिटल सी और वी से लिखा जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी। आई होप सो अब आपका दिमाग थोड़ा सा फास्ट चल रहा होगा, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये एक सब्सटेंस है, आपकी 1 मोल है, आपकी 1 मोल है। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करना है। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करना है, एंड ऑब्वियसली एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो जो भी हीट चेंज होगी उस हीट चेंज का नाम अब की कहा गया है मोलर हीट कैपेसिटी। तो बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या आएगी सोच के लिखो। तो मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन आ गई, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। It is the heat required to raise the temperature of 1 mole of any substance by 1 degree at constant volume. Constant volume पे, ठीक है? It is the heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 mole of substance by 1 degree at constant volume. तो अब अगर आपको थोड़ा दिमाग चल रहा हो तो बेटा अब जो मोलर हीट कैपेसिटी कैपिटल सीवी आया है वो आया है हीट चेंजेस डिवाइडेड बाय, भाई क्या क्या चीजें वन करनी है, मोल्स वन करने हैं तो मोल्स, और डिवाइड में टेम्परेचर वन करना है तो डेल्टा टी। ऑब्वियसली मोल्स का एब्रीविएशन एन लिखते हैं, तो यहां से आ रहा है QV इज इक्वल टू एन सीवी dt, ये आया है। और बच्चों आपको मालूम ही है, थोड़ी देर पहले कहा भी था कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट चेंज हो रहा है तो उसी को चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ऑब्वियसली चेंज इन इंटरनल एनर्जी मोल्स के लिए होती है, तो ये वाली चीज जो यहां हमने लिखी है इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई चाहे डेल्टा यू। तो अब ये फॉर्मूला डेवलप हो गया, डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सीवी डी टी, जो मैंने आपसे कहा था ना थोड़ी देर में आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू या डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डी टी। बेटा क्या रिलेशन है इन दोनों हीट कैपेसिटी में, तो आपको अगर समझ में आ गया हो, ये 1 मोल के लिए था, वो 1 ग्राम के लिए था। अच्छा 1 मोल में होते कितने ग्राम है? 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस के उतने ही ग्राम होते हैं जो उसका मोलर मास है, ठीक है? जैसे CO2 के 1 मोल में 44 ग्राम होंगे एंड सो ऑन। तो बेटा मुझे 1 ग्राम की हीट पता है, तो 44 ग्राम की हीट कितनी होगी? 44 टाइम्स। मतलब अगर दिमाग चल गया हो तो कैपिटल सीवी की वैल्यू स्मॉल सीवी की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास आएगी। फिर से सुनना, स्मॉल सीवी क्या होता है? हीट कैपेसिटी फॉर 1 ग्राम, कैपिटल सीवी क्या है? फॉर 1 मोल। तो 1 ग्राम की वैल्यू मालूम है और 1 मोल में कितने ग्राम है वो भी पता है, तो 1 ग्राम की वैल्यू मालूम है, 1 मोल में कितने ग्राम है वो भी मालूम है, इनका मल्टीप्लाई मोलर हीट कैपेसिटी आ गई। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो बच्चों जरा एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना, उन्होंने इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक, ये मैंने लिखा नहीं है, तो जरा ये ध्यान रखना एग्जाम में कि उन्होंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है या मोलर हीट कैपेसिटी। केमिस्ट्री में तो मोलर ही देते हैं,
और फिजिक्स वाले जो टीचर्स हैं, फिजिक्स वाले की जब आप देखेंगे ना कॉपी, तो मोलर कम दिया हुआ है, स्पेसिफिक ज्यादा दिया होगा। तो अच्छा, वो सिंबल भी बदल देते हैं ये दिखाने के लिए हम तो अलग पढ़ रहे हैं। तो वो इस फॉर्मूले को Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा लिखते हैं। मतलब वो दिखा रहे हैं यार कि हम जो है कुछ अलग ही पढ़ रहे हैं। तो S फॉर स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, बात वही है। तो वो Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा कहते हैं, और केमिस्ट्री में भी यही है यार। बस एम एस डेल्टा थीटा की जगह जब हम स्मॉल CV लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, एम, एस की जगह, सॉरी ये था QV, और S की जगह हम लिखते थे CV, और डेल्टा थीटा की जगह डेल्टा T, वो था सेम। बस बोलने में मुझे फिजिक्स वालों को एब्रीविएशन ज्यादा अच्छे लगते हैं, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा, बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। लास्ट फॉर्मूला क्लियर है। नाउ द पॉइंट इज दिस, इतना मैंने पढ़ाया आपको क्यों है, इतना इंटरनल एनर्जी मैंने इसलिए पढ़ाया है। अब मैं अगर आपसे कहूंगा ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो अब आप मुझसे जल्दी से जल्दी सहमत हो जाएंगे। क्या सहमत हो जाएंगे? कि अगर बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। क्लियर? समझ में आया? आ गया? जिसे नहीं आया वो फिर समझे कि मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया है, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डी टी, और टेम्परेचर कांस्टेंट बताया है, यानी dt जीरो है, ये पूरा टर्म जीरो, इसलिए जीरो। और आज की शुरुआत में कहीं मैंने आपको लिखाया भी था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर टेम्परेचर का फंक्शन है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होना ही। अब अगर आप इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लगा के देखेंगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू वाले फॉर्मूले में, तो ये चीज जीरो आप रखेंगे तो क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एक बार इसको बताता हूँ प्रैक्टिकली, और यही मैं पिछली बार गलती से अभी बोल गया था। देखो बेटा क्या बोल गया था मैं, ये था पॉइंट कि एक सिस्टम है, इसको मैंने Q अमाउंट ऑफ हीट अंदर दी, Q हीट अंदर आई, और लेट सपोज W वर्क इसने कर दिया, Q हीट अंदर आई, W वर्क निकल लिया। Q हीट अंदर आई और W वर्क हुआ, तो आपस में डिफरेंस ही तो अंदर रुकेगा। लेकिन अगर Q और W की एकदम वैल्यू बराबर है, 10 जूल हीट अंदर आई और 10 जूल का ही वर्क हो गया, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। लेकिन हम कह रहे हैं अगर हो गया, तो जितनी हीट अंदर आई उतने का ही वर्क हो गया, तो कॉमन सेंस से चेंज क्या आएगा, जीरो। अंदर तो कुछ रुका ही नहीं, और अगर अंदर कुछ रुका ही नहीं तो जितनी हीट आई वर्क चला गया, तो चेंज ये था इंटरनल एनर्जी वो जीरो हो गया। तो जितनी हीट आएगी अगर उतने का ही वर्क हो जाएगा तो चेंज क्या रहेगा, जीरो। तो ये चीज आप सोच के देखिए, जितनी हीट आई उतने का ही वर्क हो गया, पूरी हीट निकल गई, तो क्या टेम्परेचर बदला? अरे टेम्परेचर तो तब बदलता जब कुछ हीट यहाँ रुक जाती या कुछ हीट ज्यादा निकल जाती, टेम्परेचर नहीं बदला। क्या इंटरनल एनर्जी बदली? इंटरनल एनर्जी तभी बदलती है जब यहाँ कुछ हीट कंटेंट और एब्सॉर्ब या एवॉल्व हो। तो जितनी हीट आई उतनी हीट चली गई, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हुई और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो हमने कह दिया आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी होगा तो डेल्टा यू जीरो होगा इस फॉर्मूले की वजह से, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्यू और डब्ल्यू बराबर होंगे, साइन में उल्टे होंगे, क्योंकि एक अंदर आ रहा होगा एक बाहर आ रहा होगा। एनी डाउट? चलो बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। होपफुली इंटरनल एनर्जी आपको क्लियर है। अब एक हेडिंग हमारी एंथैल्पी और बचती है कायदे की, उसके बाद आपको जो चैप्टर समझ में आएगा वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एंथैल्पी कल और कर लेते हैं, मतलब बेसिक का एक लास्ट पॉइंट अब आपका एंथैल्पी है। फिर इस चैप्टर में गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारी चीजें जिसका स्टैंडर्ड अच्छा होगा, पहले ये बेस कर लीजिए, फिर आप चैप्टर में हमेशा आगे रहेंगे। एनी डाउट? ओके, ending the meeting, meet at 5 p.m.